नमस्कार, मैं हूं आपके साथ केशव शुक्ला। 2024 के महासवर में आप सभी का स्वागत है। और 2024 के महासवर में बात करेंगे पांचवा चरण दिग्गजों का रण। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 संसदीय सीटों पर 20 मई यानी कि सोमवार को वोटिंग होनी है। इस चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित 8 राज्यों में 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इस चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह सहित कई दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने वाले हैं। पांचवें चरण की 49 सीटों में कांग्रेस के पास महज रायबरेली इकलौती सीट है, जबकि बीजेपी 65% सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही। ऐसे में कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना है तो बीजेपी के बढ़ते सियासी आधार पर पांचवें फेज में रोकने की चुनौती है। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर चुनाव है। लखनऊ, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशांबी, फतेहपुर, गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी और फैजाबाद सीट पर वोटिंग है। 2019 में 14 में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस जीत सकी थी, जबकि बाकी 13 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। 2024 में बीजेपी ने इन सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो 10 सीट पर सपा उम्मीदवार और 4 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी है। बसपा सभी 14 सीट पर चुनाव लड़ रही है। रायबरेली सीट को बचाए रखने के साथ साथ अपने कोटे की 4 में से ज्यादातर सीटें जीतने की चुनौती होगी। अब इस चरण में जहां बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना चाहेगी, तो वहीं इंडी गठबंधन के लिए बीजेपी को रोकना एक बड़ी चुनौती होगा, जबकि अन्य दलों के लिए भी अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती होगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे जी, बीजेपी की नेता, हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत केशवानंद जी से करते हैं। केशवानंद जी, रायबरेली की बात करें तो आज साझा जनसभा हुई, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। अगर हम बात करें तो काफी जमकर निशाना सत्ता पक्ष पर साधा गया। और चूंकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व मानती आई है रायबरेली में, और रायबरेली में साफ तौर पर कांग्रेस का एक वर्चस्व देखा भी गया है। फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? आज क्या कुछ चुनावी माहौल जो है वो नजर आया? अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में देखा जाए तो हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है और रायबरेली में आज गांधी परिवार की तरफ से अखिलेश यादव ने साझा जनसभा की और साझा जनसभा जो कैंडिडेट है राहुल गांधी को विजयी बनाने की अपील की, साथ ही सत्ता पक्ष को जम करके हमलावर हुई। वहीं सोनिया गांधी ने अपना स्पीच देते हुए कहा है कि मैं रायबरेली वासियों को राहुल गांधी यानी कि अपने बेटे को सौंप रही हूँ। जैसे हमेशा से सोनिया गांधी को जिताते हुए आप लोग आए, वैसे इस बार राहुल गांधी को भी जिताया। देखा जाए तो दौरे का जो काफी कम समय बचा हुआ प्रचार प्रसार अभी प्रचार प्रसार को थम जाएगा। और अखिलेश यादव ने साझा जो है आज जनसभा की, जनसभा को लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। रायबरेली में देखा जाए तो काफी जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी रहे, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, वो काफी उत्साहित थे। और देखा जाए तो रायबरेली से हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ है, तो कहीं ना कहीं रायबरेली में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है कि काफी लंबे समय बाद रायबरेली सोनिया गांधी भी पहुंची थी। अगर देखा केशवानंद जाए तो जी, दिनेश प्रताप सिंह जी की अगर हम बात करें तो कितना दमखम उनका नजर आने वाला है? किस तरीके की पैठ बनाते हुए जनता के बीच वो नजर आ रहे हैं? अगर हम बात करें रायबरेली की तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल बीजेपी कांग्रेस को लेकर देखने को मिल रहा है? तो क्या एक बार फिर हम ऐसा माने कि कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए रायबरेली से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, दिनेश प्रताप सिंह बनाए गए हैं और वो भी अपने लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अमित शाह आज गृह मंत्री अमित शाह आज के रायबरेली पहुंचे थे एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार।
अमित शाह आज रायबरेली पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी से जो बागी विधायक थे मनोज कुमार पांडे, उन्होंने भी आज रायबरेली में अमित शाह की अध्यक्षता में आज भाजपा को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली में मिलेगा। वहीं देखा जाए तो काफी रायबरेली में जो बीजेपी है उसको काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बीते दिनों से इस प्रकार देखा गया कि आपस में ही जो टकराव देखने को मिला है। बीजेपी दो फाड़ में रायबरेली में नजर आई, चाहे सदर से विधायक रही अदिति सिंह हो और चाहे मनोज कुमार दिनेश प्रताप सिंह, उनमें दोनों में फाड़ देखने को मिली है। जिस प्रकार बीते दिनों अदिति सिंह ने सोशल मीडिया पर क्लिक करके जो है दिनेश प्रताप सिंह पर निशाना साधा था, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो बीजेपी में दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि ऊंचाहार की जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे मनोज कुमार पांडे, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। जी ठीक है, वापस आएंगे। श्वेता दुबे जी हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता जी, अगर हम बात करें तो रायबरेली को गढ़ मानते हैं कांग्रेस का, और यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह आपके बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, कैसे देख रही है इस चुनाव को? क्योंकि अभी भी आज जिस तरीके से साझा जनसभा करी अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने, ये कहीं ना कहीं वो दमखम दिखाने का प्रयास जो है वो किया गया है रायबरेली में। दमखम दिखाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, क्यों लोग परेशान हैं? इससे ये पता चल रहा है ना कि रायबरेली सीट भी हम जीत रहे हैं, हमारा पक्ष मजबूत हुआ है। मनोज पांडे जी हमारे साथ आए हैं, और पहले कुछ विवाद भी था, लेकिन जब इससे पूर्व अमित शाह जी का दौरा हुआ था तो वो जितने भी विवाद थे और जो सब सोशल मीडिया पर हुआ था वो सब शॉर्ट आउट कर दिया था उन्होंने। और इस समय हम पूरे दमखम के साथ रायबरेली सीट पर लड़ रहे हैं, और इसी का जो हमारी मजबूती है वो विपक्ष को पता चल रही है। और अब आधे चुनाव बीत गए, 4 चरण के बाद सारे लोग साथ में आए हैं और अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का संकेत है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि चौथे 4 चरण आपने देख लिए हैं और चारों खाने चित्त हो गए हैं, अब आपको हार का डर ज्यादा सता रहा है। 5 से 10 जब आप बताइए, अगर हम चारों खाने चित्त हो गए होते तो ये जैसे थे वैसे ही रहते, फिर ये एकजुट क्यों हुए? और नए एकजुट तो ये शुरुआत से ही है ना जनसभा। नहीं ऐसा नहीं है श्वेता जी कि इन्होंने साझा जनसभा नहीं करी, इन्होंने कानपुर में भी की थी, इससे पहले भी 1-2 जगह ये साथ में नजर आए अखिलेश और राहुल। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि वो साथ में नजर नहीं आए। और रही बात चौथे चरण की, वो तो जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि भाजपा चारों खाने चित्त है और भाजपा अब ये समझ गई है कि वो नहीं जीतने वाली है, तमाम चीजें सुनने को मिल रही हैं। इस पर जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार ले चलते हैं आपको, जहां पर सीधे आपको बिहार के सारण ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। समय में फ्री बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हर घर पे सोलर पैनल लगाएंगे और उस पैनल से आप बिजली से पैसा भी कमाएंगे और फ्री बिजली भी प्राप्त होगी। पैनल भाइयों, जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं, यानी जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को भारत ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके एक खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। ये जो पाकिस्तान का राग अलापने वाले लोग हैं ना, उन लोगों से बोलिए कि भाई अगर पाकिस्तान से इतनी ही स्नेह है, इतना ही प्यार है, तो भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान जाओ। उनको भी गली मोहल्लों में जाकर के कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। देख रहे हो 1 किलो गेहूं के लिए वहां क्या छीना झपटी हो रही है। ये तो पाकिस्तान के हाल है। और बहनों और भाइयों, भारत है अपने लोगों को सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, ये मोदी जी का मॉडल है। लेकिन इनका मॉडल क्या है? इनका मॉडल क्या है? कांग्रेस क्या कहती है? कहती एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? क्योंकि दादी ने नारा दिया तो पोता भी वही नारा रट रहा है 54 वर्ष के बाद भी। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आज पोता भी वही कह रहा है।
जब एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, कहा एक क्षण हटा देंगे। कहा कैसे? उसने कहा वेल्थ सर्वे, वेल्थ इमरजेंसी, ये सर्वे कराएंगे संपत्ति का। आपके बापों की जो कमाई होगी, आपके पिताजी ने, आपके बाबा ने कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा होगा, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, कोई जमीन ली होगी, कोई आपको पुश्तैनी जमीन मिली होगी, उसमें कांग्रेस और आरजेडी के गुंडे आएंगे, कहेंगे कि भाई अब तो इनकी सरकार गई है, इसमें से 50% आधी प्रॉपर्टी अब ये सरकारी हो गई है, अब इसमें कांग्रेस के लोग कब्जा करेंगे। यानी इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जो जजिया कर लगाना चाहते हैं विरासत में। क्या ये जजिया कर स्वीकार करेंगे? क्या स्वतंत्र भारत में औरंगजेब की आत्मा वालों को आप जीवित करने देंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए और हमारे अन्य सहयोगी दलों के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत को बनाने का चुनाव है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, उसके हाथ को कार्य होगा, हर किसान खुशहाल होगा, हर बेटी और मन सुरक्षित भी होगी और सम्मानजनक आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ेगी। समाज का हर तबका आत्मनिर्भर होगा और विकसित भारत की संकल्पना को आज साकार करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो छपरा सारण पर कमल खिलाना है और इसलिए मोदी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सहमत है? सहमत है? सहमत है? बहनों और भाइयों, पूरा चुनाव तो राम भक्तों, रामद्रोहियों के बीच में आ गया है। आ गया है ना? आ गया है ना? देखो क्या कहते हैं ये रामद्रोही, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता है, कहते हैं राम मंदिर भारत में बनना ही चाहिए था। तो हमने कहा कहां बनना चाहिए था? कहना था भारत में नहीं बनना चाहिए था। अबे हमने कहा बताओ तो, राम मंदिर अयोध्या में भारत के अंदर नहीं बनता तो कहां बनता? कहता इससे भारत की इमेज खराब हुई है। वाह, हम अपने मुक्तिदाता का, अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का मंदिर बनाए, उनकी जन्मभूमि पर बनाए, ये भी कांग्रेस के लोगों को बुरा लगता है। और बिहार के सारण से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर कटाक्ष करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और चर्चा हम आज कर रहे हैं 5वें चरण के रण को लेकर, जहां दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है। रायबरेली, अमेठी, अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी की कैंडिडेट है, तो वहीं खेल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है गठबंधन ने। और रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर स्वयं राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हॉट सीट काफी मानी जा रही है। और कैसा जिस तरीके से साझा जनसभाएं की जा रही है, चाहे वो अखिलेश यादव राहुल गांधी हो या राहुल गांधी अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा हो, साझा जनसभाएं साफ तौर पर की जा रही है। श्वेता दुबे जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्वेता जी, अपना जवाब दे सकते हैं आप। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी आ गए एक मंच पर, ये साथ तो थे, लेकिन चौथे चरण के मतदान के बाद इनके अंदर कुछ खलबली मची है। इन्होंने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की, जो कि पहले होना चाहिए था, जो कुछ मैनिफेस्टो में होना चाहिए था। श्वेता जी, वो अब अभी आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी तो यही बात बोली कि आपने ये स्टेटमेंट गलत है कि पहले उन्होंने साझा रैलियां नहीं की, उन्होंने की, इससे पहले भी साझा रैलियां उनके द्वारा की गई हैं। खैर, हम वापस आएंगे। हमारे साथ आलोक तिवारी जी, कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं। कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवा शर्मा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है श्वेता जी, मैं वापस आऊंगी, उससे पहले शिवा शर्मा जी,
अगर हम बात करें तो पांचवें चरण के रण की तैयारी जोरों शोरों पर है। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस साझा जनसभाएं संबोधित कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार जगह जगह पर चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो जहां एक और विपक्ष का ऐसा मानना है कि भाजपा चारों खाने चित्त हो चुकी है 4 चरणों के चुनाव में, तो वहीं सत्ता पक्ष का मानना है कि अब की बार 400 पार। देखिए, ये सारे राजनेता है और राजनेता अपनी अपनी बयानबाजी जो है वो चुनावी मंच से दिखा रहे हैं, लेकिन ये फैसला 4 जून के बाद ही होगा कि आखिरकार किसकी बयानबाजी सही पाई जाती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है, तो दोनों अपनी अपनी बयानबाजी चुनावी मंच से इसलिए भी दिखा रहे हैं कि ताकि वोटर्स को लुभा जाए। 3 चरण का चुनाव अभी भी बाकी है यशी, और 5वें चरण का चुनाव आज से ठीक 3 दिन बाद 20 मई को होना है। ऐसे में कल प्रचार प्रसार भी शाम को 5 बजे थम जाएगा, तो उसके बाद बयानबाजी भी थम जाएगी 5वें चरण की। लेकिन उससे पहले जो इंडिया गठबंधन लगातार मेहनत कर रहा है, आज अमेठी और रायबरेली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनावी जनसभा को संबोधित किया, प्रियंका गांधी उनके साथ थी, तो जरूर मेहनत कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। कल मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली से आकर के लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करते हैं और सीधे सीधे यूपी के वोटर से अपील करते हैं कि अब जो भी बाकी चरण चने हैं उसमें मैं वोटर से अपील करता हूं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाले। तो ये सारी चुनावी जनसभा चाहे इंडिया गठबंधन की हो चाहे एनडीए की हो, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जो नेता हैं, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जिस जगह पर जाते हैं वो एक छाप छोड़ना चाहते हैं अपने बयानों के माध्यम से, और सारे राजनेताओं के अंदर यही दिख रहा है। तो अब 3 चरण का जो चुनाव बाकी है, 20 को 5वें चरण का चुनाव होना है। ऐसे में सभी जो राजनेता हैं, तभी तमाम राजनीतिक दलों के, चाहे वो कांग्रेस के हों, बसपा के हों, समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के हों, सभी लोग अपनी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं और सीधे सीधे वोटर्स को लुभाना चाहते हैं। आपने देखा होगा यशी, पिछले कई दिनों में अखिलेश यादव हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री हो, कई बार वोटर्स को ये चीजें साफ कर चुके हैं कि किस तरीके वो लोग जब सत्ता में आएंगे तो किस तरीके का परिवर्तन होगा, वो लोग क्या अपनी बातें रखेंगे और किस तरीके से चुनावी मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे। लेकिन जनता के ऊपर है कि किस तरीके वो अपनी सरकार चुनता है। और ये जरूर बात है कि पिछली बार अगर 2019 का कंपैरेटिव अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें से 65 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। अब ये अमित शाह का कहना है कि अब वो 65 से ऊपर का जो आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर पार करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने बल्कि पार्टी के कई पदाधिकारियों ने, कई लोगों, कई के बूथ अध्यक्षों ने और तमाम राजनेताओं ने पार्टी के अंदर मेहनत की है, लोगों के पास गए हैं और भाजपा के जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को बताया, जिससे लोग बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो 3 चरण होंगे, जो बाकी 4 चरण बीत चुके हैं, उसमें क्या हुआ ये तो ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो गया है। लेकिन अब जो 3 चरण होंगे उसमें जनता रुझान उनका किस तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि लखनऊ में भी रोड शो होना है आज अखिलेश यादव का, और आज अखिलेश यादव तकरीबन 1 घंटे बाद लखनऊ के अंदर रोड शो करेंगे, जिसमें उनके साथ जो लखनऊ के प्रत्याशी है रविदास मल्होत्रा, जो सीधे राजनाथ सिंह से टक्कर ले रहे हैं, वो रक्षा मंत्री से, वो लोगों से वोट की अपील करेंगे। और इस तरह भी अभी फिर देखा जाएगा कि अखिलेश यादव मंच से किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो अब ये जो रण है 2024 का वो धीमे धीमे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव के जो चरण है वो खत्म होते चले जा रहे हैं, वैसे जो चुनावी जो बयानबाजी है वो धीमे धीमे तेज होती चली जा रही है। तो अब आखिरी दौर जरूर है और 4 जून का इंतजार है कि जब ईवीएम से जब काउंटिंग होगी वोटों की, जनता के वोटों की, तो जरूर उसमें जरूर देखा जाएगा कि आखिरकार सरकार जो है वो किसकी ओर जा रही है, किसकी ओर जीत का जो फलसफा है बयानबाजी के आधार पर किसका तेज होता चला जा रहा है। बिल्कुल, शिवा शर्मा जी वापस आएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। केशवानंद शुक्ला जी हमारे साथ रायबरेली से लगातार बने हुए हैं। केशवानंद जी, आपको आवाज आ रही है? जी, अगर हम बात करें तो रायबरेली में जिस तरीके से एक घमासान देखने को मिल रहा है, और एक चीज देखने को मिली कि जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी सभाएं की जा रही, नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, जनता के बीच में जिस तरीके से जा जाकर सभाएं हो रही हैं, कितना इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी को तो जिस दिन राहुल गांधी का नामांकन करने पहुंची थी उन्होंने कहा था कि 6 मई को हम रायबरेली पहुंचेंगे और लोगों के बीच जा जाकर के मुलाकात करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं देखा गया कि प्रियंका गांधी 6 तारीख को रायबरेली पहुंची और 6 मई से लगातार रायबरेली में बनी हुई है और अपने भाई राहुल गांधी को विजयी बनाने को लेकर के वो लोगों से मुलाकात कर रही है और मतदान की अपील कर रही है।
लगातार देखा गया कि प्रियंका गांधी ने पांचों विधान सभा पहुंची, एक एक दिन पूरे विधानसभा, वो चाहे सदर विधानसभा की बात की जाए, बछाव विधानसभा की, हरसनपुर विधानसभा की, सभी पांचों विधानसभाएं लगातार पहुंची हैं, जहां उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाएं की हैं और लोगों से मुलाकात की है। वही बीते दिनों राहुल गांधी भी अपने प्रचार प्रसार किए, रायबरेली पहुंचे थे, जहाँ पे वो प्रियंका गांधी के साथ में 2 बड़ी जनसभाओं को उन्होंने अलग अलग विधानसभाओं में किया था, और राहुल गांधी ने जो अपनी जनसभाएं वो अलग की थी। ठीक है केशवानंद जी, वापस आते हैं। आलोक तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक तिवारी जी, चुनावी जनसभाएं जो है वो लगातार की जा रही है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। उससे पहले हम देख रहे हैं कि साझा जनसभाएं की जा रही हैं। अखिलेश राहुल एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। अभी श्वेता जी कह रही थी कि अब कहीं ना कहीं 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और जब एनडीए अलायंस को अपना कहीं ना कहीं हार देखती हुई नजर आ रही है, तो इस वजह से वो अब साझा जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक तिवारी जी शायद हमारे साथ अभी नहीं है। श्वेता जी, जिस तरीके से जनसभाओं का दौर जारी है और हम अभी नुक्कड़ सभा का जिक्र कर रहे थे, रायबरेली में प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभा करते हुए नजर आ रही, छोटी छोटी जनसभाएं, छोटे छोटे गुट में जिस तरीके से ये जनसभाएं की जा रही हैं और कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अनम्यूट कीजिएगा श्वेता जी। हाँ आलोक तिवारी जी, इसके बाद आती हूँ मैं। श्वेता जी अनम्यूट कीजिएगा। मैं कहना चाहूंगी जो ये वैसे तो नुक्कड़ सभाएं करना ये हर पार्टी का अधिकार है चुनाव में, कोई ऐसी बात नहीं है, सभी करते हैं जीतने के लिए। लेकिन जो अमेठी को छोड़ के आए हैं उस पर कुछ ध्यान है। वहां पर भी तो कोई जाए, कोई प्रचार करे, कुछ करे, क्योंकि वहां पे उनके एक सुपर सालार है। ठीक है श्वेता जी, वापस आएंगे। आलोक तिवारी जी, आलोक तिवारी जी जी, मैं अभी सुन रहा था योगी आदित्यनाथ जी की स्पीच। ये कितनी असभ्य स्पीच है। ये इनकी नसों में कितना पाकिस्तान भरा हुआ है, सोते जगते पाकिस्तान। बहन जी मैं आपको बता देता हूँ, ये ढोल ज्यादा पीटते हैं, ये सनातन धर्म के शत्रु हैं। इन्होंने भगवत गीता का इतना उपहास किया है कि भगवत गीता कहती है कि चिंतन जैसा करेंगे वैसा हो जाएंगे। आज पाकिस्तान से बदतर मुकाम पर हिंदुस्तान को ले आए। महंगाई की जो बेरोजगारी की हालत है, जरा बहन जी हमारी बैठी हुई है, ये जरा हैप्पीनेस इंडेक्स पर भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है। भुखमरी के इंडेक्स पर ये 111 नंबर पर ले आई है। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, ये सनातन की बात तुरंत करने लगते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। अरे आपके अंदर साहस है तो कहिए, शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध किया था, नहीं गए थे? जिनको आपने अपने किराए के साधुओं के जरिए मूर्ख कहलाया, जो हमारे सनातन धर्म का मूल है, जड़ है। आचार्य शंकर आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, उनके प्रतिनिधि हैं, वो हमारे धर्म की गाइडलाइन डिसाइड करने वाले हैं। और जहां तक चौथे चरण का प्रश्न है, चौथे चरण के बाद भाजपा का चौथा हो चुका है, उठाला होने वाला है। यूपी इनका वाटरलू बनने वाला है। इनका सनातन धर्म और मेरा सनातन धर्म क्या है, मैं भी फर्क बता देता हूँ। आशीष जी, दिल्ली में एक लड़की निर्भया का बलात्कार, बहुत पीछे न जाइए, रहने दीजिए भाई साहब। आशीष जी, मैं हमेशा डिसिप्लिन से सुनता हूँ। बात नहीं करेंगे। श्वेता दुबे जी, बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, रुक जाइए जरा, सुन लीजिए उनको भी। अलाउ मी टू स्पीक। ये गलत बात होती है, भाजपा वालों की आदत होती है, फिर आप बोल नहीं पाएंगी। इनका सनातन धर्म और बेसिक सनातन धर्म में फर्क बता दूं। निर्भया नाम की एक लड़की के साथ बलात्कार और बड़ी ब्रूटैलिटी हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने उसको बेटर ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर भेजा, और जब अनफॉर्चुनेटली वो लड़की नहीं बच पाई तो 4:30 बजे सुबह कड़कड़ाती ठंड में और सोनिया गांधी जी उसको देश की बेटी, अपनी बेटी की तरीके रिसीव करने को चले थे। और इन्हीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में हाथरस में एक लड़की के साथ जो ब्रूटैलिटी हुई थी, मरते समय तक एम्स डाला,
और फिर जो मर गई थी उसकी डेड बॉडी को रात 12 बजे जबरदस्ती छीन करके पूरे परिवार के मोबाइल सर्विलांस में डाल के मिट्टी के तेल और पटरे से फूंक दिया था। भगवान और दूसरी चीज, भारत के प्रधानमंत्री जी हार तस्लीम कर चुके हैं। वो शिव के अपराधी हैं, वो शक्ति के अपराधी हैं, वो असत्य पथगामी है। शिव का आराधक जो है वहां बाबा विश्वनाथ क्या नौटंकी करते हैं। सत्य पथगामी जो है शिव का आराधक होता है, वहां कबूल दिए रोते हुए कि जो है अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं जो है सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। और दूसरे ही दिन अपने कंडक्ट से कह चुके कि अब वो सार्वजनिक जीवन से दूर जा रहे हैं। उन्होंने शक्ति के बलात्कारियों का समर्थन किया है। लंका बज रहा विश्व में। ऑस्ट्रेलिया का अखबार संडे हेरल्ड और टाइम्स अखबार लिखता है कि भारत का प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े बलात्कार और मोलिस्टेशन कांड करने वाले को समर्थन दे रहा है, और उसकी जानकारी में तो उसको टिकट दिलवाते। हार चुके प्रधानमंत्री के आज चारों तरफ केवल कांग्रेस का घोषणा पत्र चल रहा है। हर तरफ ये तो चुनाव कांग्रेस में है। कांग्रेस कह रही कि हम ये करेंगे। तो हमारा प्रधानमंत्री वो अपना संकल्प पत्र न बता करके वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठ आलोक जी, और मेरा सवाल आपने सुना था। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि जिस तरीके से साझा जनसभाएं की जा रही हैं, इससे पहले कि जो चुनावी चरण हुए उसमें साझा जनसभाएं नहीं करी गई थी। श्वेता जी कह रही हैं कि हार आपको निश्चित नजर आ रही है, इसलिए अब आप एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का आत्मविश्वास देख लें, और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके साथ एक क्रेडिबिलिटी एस्पिरेशन देख लें, आत्मविश्वास देख लें, आपको पता चल जाएगा। देखिए साझा की बात छोड़ दीजिए। हमारा कहीं भी कोई नेता जो बोल रहा है इट मींस इंडिया गठबंधन बोल रहा है। हमने साझा मीटिंगें की, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव कानपुर आए, झांसी गए, खड़गे जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब हम इनकी गाइडलाइन पर थोड़ी तय करेंगे कि इनके यहाँ योगी आदित्यनाथ और मोदी दोनों जन साथ खड़े हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ भगवान से मना रहे कि हे भगवान ये हार जाए तो हम बचे। वो तो बगल में खड़े होकर मनाते। तो आलोक तिवारी जी, ये तो वही बात हो गई ना। अगर आप कह रहे हैं कि आप इनकी गाइडलाइन पे नहीं चलेंगे तो हम कैसे मान ले, या आप कैसे मान सकते हैं ये बात को कि वो वहां पर खड़े होकर यही मना रहे? ये तो बेतुकी बात हुई ना। पूरा चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ चाहते अगला नंबर हर ये चर्चा फैलाने वाला भी तो विपक्षी है। अरविंद केजरीवाल जी जब से जेल से बाहर आए हैं तब से वो चीख कर बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा। आप पत्रकार वर्ग से हैं, मैंने पत्रकार वर्ग से ही ये बात सुनी है कि योगी जी चाहते हैं कि अब की बार ये 40 के नीचे निपटे, वरना एक भजन लाल यहाँ भी बैठा दिया जाएगा और एक मोहन यादव यहाँ भी बैठा दिया जाएगा, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री, मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, मोदी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री, मोदी मध्य प्रदेश, एक अकेले योगी है। तो ये है, ये अपनी देखें ये कहां कितना कर पा रहे हैं इन्होंने। आज तो देख लीजिए कोवैक्सीन का भी पाप खुल गया। हमारे देश की जवानी गिर गिर के मर रही है। 2 साल से सरकार की ये हिम्मत नहीं पड़ी ये कहने की जो लड़के कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं, जरा जितनी तन्मयता से वैक्सीन लगवाई थी, जरा ये राज्यसभा में सवाल उठ चुका है। इमरान प्रतापगढ़ी और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने और सुप्रीम कोर्ट में सन 22 में रिट पिटीशन गई कि एक बाप की 2 बच्चियां मर गई वैक्सीन लगवाने के बाद। क्या सरकार की ड्यूटी नहीं थी कि जगह जगह वो कैंप लगवाती कि आइए अपने ब्लड सैंपल देखिए, जो डिफिशियंसी जिसके अंदर पाई जाए उसके लिए दवाई दी जाए। प्रधानमंत्री चली का डेरा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, 2024 में कह रहे मैं भैंस नहीं खुलने दूंगा। तो आप समझ सकती है बात, जिसकी जवाब दीजिएगा, बदतरीन होकर के चली गई है। श्वेता दुबे जी जवाब दीजिए। श्वेता दुबे जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, श्वेता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। शिवा शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवा जी, अगर हम बात करें तो आज लखनऊ में जो रोड शो होना है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो नजर आ रही हैं? देखिए यशीष, तकरीबन आधे घंटे बाद अखिलेश यादव का ये रोड शो लखनऊ के हजरतगंज इलाके से शुरू होगा, जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। वहां से अखिलेश यादव तमाम अपने समर्थकों के साथ और लखनऊ की सीट से जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा,
उनके साथ एक गाड़ी में सवार होकर के तकरीबन 2000 की संख्या में वो सीधे हजरतगंज की ओर बढ़ेंगे और 2 किलोमीटर का रास्ता है। जब वो हजरतगंज चौराहे के पास जो जीपीओ पार्क है वहां पर अंबेडकर जो प्रतिमा बनी हुई है वहां पर अखिलेश यादव माल्यार्पण करके इस रोड शो को खत्म करेंगे। तो तकरीबन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे का ये जो रोड पाथ है उस रूट को तैयार किया गया है, जहां से ट्रैफिक का डाइवर्जन भी कर दिया गया है। और इस दौरान अखिलेश यादव का खास तौर से फोकस होगा कि वो जिस भी गाड़ी पर रहे या जिस भी जगह पर रहे वहां से ज्यादा लोग उनको दिखे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी आवाज पहुंचे। इसीलिए खास तरीके के जो मंच है वो जगह जगह पर लगाए गए हजरतगंज इलाके में, ताकि जब अखिलेश यादव उस जगह से गुजरे तो उनका स्वागत किया जाए, उनके ऊपर फूल बरसा जाए। ये समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है ये उनका प्रेम प्रभाव जो है वो प्रकट होगा अखिलेश यादव के लिए। तो जब राजनाथ सिंह के सामने जब खड़े होते हैं रविदास मल्होत्रा प्रत्याशी के रूप में, तो कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो एक जरूर दिखाई देती है, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। क्योंकि जब इनका रोड शो हुआ था लखनऊ में, जब नामांकन करने जा रहे थे राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह के साथ 2 मुख्यमंत्री थे, एक उत्तराखंड के और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पुष्कर सिंह धामी और जब योगी आदित्यनाथ एक प्रत्याशी के साथ रह सकते हैं तो कहीं ना कहीं तब ये आवाज उठाई गई थी कि रविदास मल्होत्रा जब नामांकन करने गए थे तब उनके साथ कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को होना चाहिए था। उसी की कटाक्ष ये कहा जाएगा कि अब चुनाव से पहले, मतदान से पहले ठीक 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने इस बात का फैसला लिया और कल ये रूट मैप प्लान तैयार हुआ कि रविदास मल्होत्रा के लिए भी एक रोड शो होना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश होना चाहिए। तो ये गठबंधन का जो अलायंस है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि हम जगह जगह जाए, अपने प्रत्याशियों के हक में वोट मांगे, लोगों से अपील करें। बड़े चेहरे जब तक शामिल होंगे यशी, तो ये साफ एक संदेश जाता है कि पार्टी के नेता इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए अब अखिलेश यादव की या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की या फिर राहुल गांधी की या फिर प्रियंका गांधी की, सभी की कोशिशें यही होती है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जहां पर भी उनकी जनसभा होती है वहां पर वो पहुंच सके। अभी 3 चरण और बाकी हैं और आगे आगे धीमे धीमे प्लान जो है वो यशी बनते चले जा रहे हैं। आज हमने देखा जिस तरीके से अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक मंच पर वो रायबरेली पर नजर आए हैं। तो ऐसे आने वाले दिनों में ऐसे तमाम बड़े नेता अलग अलग जिलों में अलग अलग मंच में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। श्वेता दुबे जी अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। जो तिवारी जी ने बोला, मुझे लग रहा है, मेरी आवाज आ रही है जी? इन्होंने निर्भया से लेके कहां तक भूला। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, ये स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कहना है? इनके सहयोगी हैं, कल से इनके संग मंच साझा कर रहे हैं, वो उन्होंने महिला नारी शक्ति का सम्मान किया है। मुझे तो लग रहा है हम 400 पार के पास पहुंच रहे हैं, इसीलिए कांग्रेसी प्रवक्ताओं का क्या कहा जाए, संतुलन थोड़ा गड़बड़ा रहा है। जो इतनी पुरानी बातें हैं और पता नहीं क्या क्या। देखिए, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, जनता हमारे साथ है और हम निश्चित रूप से 400 पार जा रहे हैं। और जो आपके अंदर आपकी पार्टी के संग जो जिसे कहना चाहिए हड़बड़ाहट दिखाई पड़ रही है, जो वो दिखाई पड़ रहा है कि, और ये जो सब पहले होना चाहिए वो अब हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की बेचैनी, आपके डर को प्रदर्शित कर रहा है कि हम 400 पार पहुंच रहे हैं। आलोक तिवारी जी। ठीक है, आलोक तिवारी जी फिलहाल हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और 24 के चुनावी महासमर में हम बात कर रहे थे 5वें चरण के मतदान को लेकर। दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। हालांकि अगर एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ इंडिया, और लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।